जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज भी दीगर दिनों की तरह पाकिस्तान में इवेंटफुल ये डे रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैपनिंग हो रही थी। एक तो ये थी, आज मैं वहाँ पे गया हुआ था, सेनेट की लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है जिसको सेनेटर फ़रूक नैक साहब जो हैं वो चेयर करते हैं। तो वहाँ पे लॉ मिनिस्टर भी आए हुए थे, हामिद खान साहब भी थे जो पीटीआई के सेनेटर हैं, और भी सेनेटर थे। और बड़ी वहाँ पे ये इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल और एक मस से ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है। जजेस के कंडक्ट पे हुई है, उनकी कैपेसिटी पे हुई है, उनकी कबलियत पे हुई है, उनकी बेसिस पे हुई है, इवन उनकी नलायकी पे हुई है कि बहुत सारे जज जो हैं कहा गया कि लायक नहीं है, कुछ कहा गया नलायक हैं, कुछ कहा गया बहुत लायक हैं, कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते। और सबसे बड़ी जो तजवीज़ है ये दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कि कहा गया कि जनाब कि ये हर वक्त जहाँ सियासी केस पड़े रहते हैं अदालतों में, तो आम आदमी के 50,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने सारे काम छोड़ के सिर्फ सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है ना वो पिछले कुछ अरसे से वो सुन रहे, जैसे आम आदमी जो है ना वो मारा गया। और उस पर जो तजवीज़ सामने आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनका कहना था कि जनाब कि इस वक्त बेहतर है, और ये हुकूमत की तरफ से तजवीज़ आ रही है, लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक नया कोर्ट बनाया जाए जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाए, सियासी केस मतलब सियासी सुप्रीम कोर्ट बनाई जाए। एक सियासी केस सुनते रहे सारा दिन, जो शुगर लगा रहता है हमारे सियासी जमातों का और उनके हामियों का, अगर रोज़ाना को ना कोई केस सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो बेहतर है वो सारा दिन वो सुने, और दूसरी एक कोर्ट हो अगेन सुप्रीम कोर्ट हो जो वो आके आम लोगों के केसेस सुनो। सो ये किस तनाज़ुर में बात की गई, जजेस के हवाले से क्या क्या रिमार्क्स हुए, ये मैं आपके साथ ये भी ज़रा शेयर करता हूँ। मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने सुनी है सारी चीज़ें, और बड़ी आई मस्ट है जजेस के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि कैसे सियासी बुनियादों पर जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया जाते हैं और कैसे उनको वहाँ पे लगाया जाता है, फिर उसके क्या नतायज निकलते हैं, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने सियासी जज जो है ना वहाँ पे अपॉइंट करवाए। वेरी रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन। ये मैं इस पर बात करते हैं, अभी आके वापस आके करता हूँ। साथ में हमने देखा है जनाब के शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आज उनकी कैबिनेट का इजलास था एंड सेनेटी प्रिवेल्ड कि उन्होंने अभी पीटीए को बैन करने की बात, और फिर उन पे ये इमरान खान, आरिफ अलवी साहब और फिर ये कासिम सूरी साहब पे आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, डेफर किया गया, एजेंडे पे नहीं आया। तो लगता है कि जो रिएक्शन आया है, रद्द अमल है पाकिस्तान में आया है या यहाँ से उस दीगर फोरम्स की तरफ से आया है, स्पेशली हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो कंधा देने को तैयार नज़र नहीं आ रही कि जनाब हम क्यों ये इस लड़ाई में ये इमरान खान साहब की और अगर ये फ़ौज की या इमन नवाज शरीफ साहब की हो रही तो हम क्यों दरमियान में पड़े। और कल को उनको नज़र भी आता है पीपल्स पार्टी को कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है पीटीआई के वोटों की, और कोई अलाइंस बनाना पड़ सकता है, कोई हुकूमत बनाना पड़ सकती है, कोई इनके खिलाफ हमें जाना पड़ता है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हमें को लॉन्ग मार्चेस करने पड़ते हैं। कोई पता नहीं, आपको पता है इस मुल्क में किसी वक्त अलाइंसेस बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो लिहाजा वो इमरान खान साहब की पार्टी को बैन करके वो इनिशिएटिव ख़त्म नहीं करना चाहते। आपको याद हो तो 8 मई के बाद भी उनकी कोशिश थी कि उस 8 फरवरी के बाद कि हमारी किसी तरीके से इमरान खान साहब से बातचीत हो जाए, हम हुकूमत बना लें, तो उस वक्त इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। अभी भी सुना इमरान खान साहब भी उनसे कोई थोड़ी सी कोई बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा पीपल्स पार्टी इस वक्त तैयार नहीं लग रही कि वो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ इस तरह के इश्यूज़ में वो पार्टनर्स इन वो कहते हैं सियासी क्राइम्स या पॉलिटिकल क्राइम्स बने। सो इसी वजह से हुकूमत भी थोड़ी सी पीछे हट रही है। और मैं कहता नवाज शरीफ और ये भी नहीं चाहते होंगे शहबाज शरीफ साहब कि हम ये हम कोई इस तरह की शुरुआत करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करें ऑन डिफरेंट रीज़न, कल को हमारे मुखालफिन आएंगे फिर हमें बैन करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा बेहतर है ये ट्रेडिशन ना डाली जाए। सो वो अपने आप को पीछे हट गए, ये तो एक और था। लेकिन जो आज की असल स्टोरी है जिस पे मैं ज़रा बात करना चाह रहा था वो ये है कि ये जस्टिस अतर मनीला साहब जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं, और उन्होंने वहाँ पर आज न्यूयॉर्क बार की एक उस तकरीब से उन्होंने खिताब किया है, एंड वेरी लॉन्ग वन, मेरा ख्याल 1.5 घंटे का उनका खिताब था। तो जिसमें उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उनका बैकग्राउंड था, अपने वालिद साहब के हवाले से बताया, उन्होंने वालदा साहबा के हवाले से बताया, अपनी उन्होंने पूरी ग्रूमिंग और अपना सारा कुछ पर्सनल लाइफ जो थी वो सारी चीज़ें बताई। और जो अहम चीज़ें थी 3-4 बड़ी अहम मस है जो इस वक्त बात करने वाली हैं, और उससे उनका अपना भी एक अंदाज़ा होता है वो किस तरह के मिजाज के बंदे हैं या किस तरह की चीज़ में। मसलन उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब से शुरू किया। आज उन्होंने जो मेरा ये ख्याल है एक तरह की चार्जशीट उन्होंने इशू की है, ठीक है नाम नहीं लिया, बट दैट वाज वेरी ऑब्वियस। मैं ले लेता हूँ नाम जो है जो वो नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आज उन्होंने
दो लोगों को बड़ा शदीद तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया, पॉइंट आउट किया। एक इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके गलत फैसले उन्होंने बताए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये उनके तर्जमान थे, बड़े करीब थे, और ये पूरी जजेस मूवमेंट की जितनी तहरीक चली थी तो अतर मनीला साहब वहाँ से वो सामने आए, तो उभर कर सामने आए, तो जनाब मुशर्रफ के खिलाफ एक रेजिस्टेंस और डिफेंस की जो मिसाल उन्होंने कायम की थी वकीलों ने, तो उसमें हरावल दस्ते के तौर पर कोई अगर थे तो ये जस्टिस अतर मनीला साहब थे। उस वक्त ये वकील थे, अटॉर्नी थे, अपनी इनकी लॉ फर्म थी, और वो उन्होंने कहा भी सही कि मैंने उनको पहला मैसेज जो है मैंने भेजा था, मैं पिटीशन लेके किया था। और बड़ी मज़े की बात है, उस पिटीशन का वो कहते हैं जो उनको मशवरा दिया गया था याजा फरीदी साहब थे, आजकल वो याजा फरीदी साहब मेरा कल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा, और फिर साथ में वो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो थे, उनके पार्टनर थे तीन। सो वेरी, अब आपको समझ आ जाएगी कि दोनों को, इन तीनों की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट दोस्ती है, पुराना है, एक इनका तल्लुक है। सो उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ भी बड़ी लंबा अरसा उन्होंने वो की, तकलीफ़ें देखी, मुश्किलें देखी, लेकिन आज उनके दो बड़े फैसलों को उन्होंने चैलेंज किया और उनको गलत करार दिया। वो कहते हैं ना, तारीख वक्त जो है वो आपको वो फैसला कर देते। तो मेरे नज़दीक वक्त ने यह फैसला किया है कि जस्टिस अतर मनीला जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, साबिक चीफ जस्टिस, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रह गए, आज उन्होंने एक तरह की जजमेंट जो है ना वो दे दी है उन्होंने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने इफ्तिखार चौधरी साहब के दिए, जिसको उन्होंने रिस्टोर कराया था कि उनके कैसे दो फैसले जो थे वो गलत थे। इस पर मैं आता हूँ, दो फैसले जो हैं बड़े अहम है, उस पर तफसील से बात करते हैं। उससे पहले वो मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनका नाम लिए बगैर भी उन्होंने उनको एक टांट की है, एंड दैट्स अ वेरी वैलिड टांट। ये बात मैं भी कह चुका हूँ। अगर आप अपने वीलॉग्स अगर जो मेरे हैं, कोई आप जैसे कुछ फॉलोअर्स अगर उसको रिलीजियसली देखते रहते हैं, तो मैंने भी ये बात पॉइंट आउट की थी जिस दिन मरियम नवाज साहिबा ने अटैक किया था जस्टिस अतर मनीला साहब पे बगैर नाम लिए सुप्रीम कोर्ट के 2-3 दिन पहले। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैम, ये आप जिनको हिट कर रही हैं, इन्होंने आपकी खातिर तनकीद सुनी हुई है और बहुत सारी तनकीद सुनी हुई है इन्होंने। जस्टिस अतर मनीला साहब जब वहाँ पे हाई कोर्ट में थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनका ये केस सामने आया था, जमानतों का केस आया था, जिसका आज उन्होंने जवाब दिया है कि देखें जी, कि वो लोग जो हैं, जो आज वो भी हम पे हिट कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, जो हमारे बेनिफिशरी थे, एंड ही हैज़ ऑल द राइट टू डू दैट। और ये जस्टिस अतर मनीला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस बात पे। कम से कम मरियम नवाज़ और इनको नवाज शरीफ साहब को ये नहीं बनता कि वो आज वो जस्टिस अतर मनीला पे बात करें उनके उस पर, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अनपॉपुलर जजमेंट थी जब इनको कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं था, जेल में थे, और उस वक्त फैसले हुए थे कि इनको हमने बाहर नहीं आने देना। उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल फैज़ थे या जनरल बाजवा थे, वो सारे खिलाफ थे। उस वक्त भी दबाव था जुडिशरी पे, जो आज आपको दबाव महसूस होता है। तो उसमें उन्होंने उस वक्त इनकी जमानतों के लिए ये केस लगा था, इनके सामने आया था, जस्टिस अतर मनीला साहब के इनके सामने केस आया। जस्टिस अतर मनीला साहब ने डिस्पाइट ऑल दबाव प्रेशर जो उस वक्त पनामा केस में सजाएं हुई थी, नवाज शरीफ साहब का केस था, इसमें कैप्टन सफदर थे, मरियम नवाज साहबा थी, आज भी जजमेंट पड़ी हुई है, 40 या 42 पेजेस की है। उस वक्त उन्होंने इनको बेल दी थी, मरियम साहबा को भी दी, नवाज शरीफ साहब को दी, कैप्टन सफदर को भी दी, और 40-42 पेजेस की वो थी। वो चैलेंज की थी नैब ने आके इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब ये कैसे इन्होंने इनको बेल दिया, आप इनको कैंसिल करें। उस पे जो उन जजमेंट पे साकिब निसार थे, मेरा ख्याल है साथ में उनके ये चीफ जस्टिस जो बाद में बने आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने जजमेंट लिखी, 2 पेजेस की थी मेरा, वेरी कॉमन। उन्होंने उस अपनी जजमेंट में अतर मनीला साहब के बेल देने के फैसले को बड़ा शदीद तनकीद किया था, शदीद। आज भी पढ़ा होगा आप में से जिन लोगों को इंटरेस्ट है पढ़ सकते हैं। उन्होंने 3-4 बातें की थी जो जस्टिस अतर मनीला साहब के लिए बड़ी डैमेजिंग थी उस वक्त, और मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया था, जो मैंने ये बातें पॉइंट आउट की थी कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, ये जस्टिस अतर मनीला के लिए बहुत बड़ा ब्लो था। वो क्या था? एक तो उन्होंने कहा जनाब जस्टिस अतर मनीला साहब, आपने जो इनको ज़मानतें थी आप दे दें, वी डोंट माइंड इट, फेयर इनफ, लेकिन ये बताएं कि ज़मानत देते हार्ड केसेस में हो जाती, कोई ना कोई कंपैशनेट ग्राउंड होते, बीमारी होती है, कोई और मसला होता है, फेयर इनफ। लेकिन ज़मानत 1-2 लाइंस में लिख के दी जाती है कि फ़लाँ फैक्ट की वजह से हम ज़मानत दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, कोई 1-2 रीज़न दे दी जाती है। वो आपकी कोई नया फैक्ट आ गया है, कोई मतलब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस है, कंपेंशनेट है, वटेवर। आपने 41-42 पेजेस की जजमेंट लिख दी है, और जिसमें केस के मेरिट हैं आपने सारे डिस्कस कर दिए हैं। तो फिर ट्रायल कोर्ट क्या करेगा? आपने जो इतना सारा फैसला पहले लिख दिया है, ज़मानत के केस में आप केस के मेरिट डिमेरिट डिस्कस नहीं करते, सिर्फ ज़मानत तो बात करते हैं कि देनी या नहीं देनी। तो आपने तो पहले से फैसला सुना दिया है। कल को यही जो पनामा का ट्रायल कोर्ट का फैसला है नैब का, वो आपके सामने आना है, आपने उसका रिव्यू करना है, चैलेंज होना है आपके सामने। आप तो पहले से फैसला दे के बैठे हुए हैं, आपने तो बेस्ट ओपिनियन बना लिया। सो जस्टिस अतर मनीला साहब पे बड़ी सख्त उन पर तनकीद आई थी,
और साथ में उसमें मरियम नवाज साहबा का भी था, इनको भी ज़मानत दी, नवाज शरीफ साहब को अच्छा मरियम साहबा जो हैं वो उन्होंने उस वक्त ज़मानत पे थी, या उनकी ज़मानत के लिए सारी अप्लाई किया हुआ था सारा। तो उन्होंने कहा जनाब आप जो बुरा लगता है कि हम किसी खतून जो है उसकी ज़मानत को हम वो करें, उसको कैंसिल कर दें, तो उनको बुरा लगता है, एक औरत को बेनिफिट एक उनको देना चाहिए। सो उस वक्त भी उन्होंने इनको बेनिफिट दिया था, मरियम नवाज साहबा को इन्होंने ये चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब में बाद में चीफ जस्टिस बने थे, जिन पर मरियम नवाज साहब सबसे ज़्यादा तनकीद भी करते हैं। उन्होंने कहा बीइंग ए वुमेन वो आपने उनको ज़मानत कर दिया तो हम उसको कैंसिल नहीं करते। कैप्टन सफदर के भी साल 1.5 साल की थी, उन्होंने कहा इसको क्या छेड़। नवाज शरीफ का उन्होंने कहा था ना ऑलरेडी वो जेल में है, उनकी ज़मानत कैंसिल करके हमें क्या मिलेगा, वो तो गिरफ्तार हुई हुई है। सो उन्होंने इनके फैसले को उन्होंने रिवर्स नहीं किया था, लेकिन फैसले की तनकीद की थी बहुत ज़्यादा। और मरियम नवाज साहबा बेनिफिशरी थी जो बाद में वही फैसले जो हैं उनके हक़ में बने। तो आज वो कह रहे थे कि वही मरियम नवाज साहबा जो है नाम दिए बगैर मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हो, मेरे ऊपर उस वक्त के बेनिफिशरी थे। इन लोगों को मेरी वजह से फ़ायदा हुआ, मेरी जजमेंट की वजह से, फैसलों की वजह से। उनका बकौल है कि मैंने इंसाफ पे फैसले किए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया। सो ये चीज़ थी जो मरियम साहबा को उन्होंने जवाब दिया है आज, जिसका लगता है कि वो हाल्ट है कि देखो यार, जिन लोगों के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बातें सुनी, मेरे ऊपर मेरे कंडक्ट, मेरी इंटेग्रिटी और मेरे फैसलों पर तनकीद आई, वही खतून जो है आज वज़ीर आला है तो मेरे पे हिट कर रहे। सो ही वॉज राइट टू पॉइंट इट आउट। तो सर्टन टाइम पर लोगों को थोड़ा सा याद रखना चाहिए, मरियम नवाज साहबा को कुछ ना कुछ ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया हुआ, जब बुरा टाइम था पे किसी जज ने किया हुआ तो थोड़ा सा याद रखने में हर्ज नहीं होती। दूसरा, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के 2 फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने पाकिस्तानी तरीक़ को बड़ा हल्ट किया। एक उनका ये कहना था कि एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने डिसमिस किया, उन्होंने वो यूसुफ गिलानी की तरफ उनका इशारा था कि उन्होंने उनको किया तौहीन अदालत लगा के, जो नहीं करना चाहिए था। पॉलिटिकल एक प्राइम मिनिस्टर को आपने उनको घर भेज दिया, इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने किया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हुसैन हक़ानी साहब के केस में जो वो बनाई गया मेमो गेट में उनको इन्होंने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। सो दोनों फैसले उन्होंने कहा जनाब, या दोनों काम जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के गलत थे, जो नहीं करने चाहिए थे। सो दैट वाज अ वेरी हार्श रिमाइंडर टू उनके जो साबिक चीफ जस्टिस है, उनको भेजे गए हजूर आपने जो हमने आपको बहाल करवाया था, लेकिन आपने उसके बाद जो फैसले किए वो अच्छे नहीं किए। सो उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को भी सुना दिए। साथ में वो ये कहते हैं, जिसकी उन्होंने मेरा ख्याल है अपनी जस्टिफिकेशन दी है या जवाब दिया है कि मैंने क्यों उस रात ये खोली थी, वो 10-11 की क्या कहते हैं, कौन सी अप्रैल में, जब वो कहते हैं रात को इन्होंने अदालत खोल ली थी और इन पर इल्ज़ाम लगाते थे इमरान खान साहब के हामी वगैरह जो हैं कि शायद के इनको वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा ने कहा था कि आप कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनको डिसमिस करने वाले हैं जनरल बाजवा को, तो आप अदालत खोल लें और फौरी तौर पर ये कर लें, आप इसका स्टे देंगे। सो स्टे लेने के लिए अदालत खोली गई थी। तो ये उन पर इल्ज़ाम मतलब है उनके नाकदीन जो इमरान खान साहब की पार्टी लगाती थी कि शायद ये इन्होंने उनको जनरल बाजवा साहब को बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे शायद इन्होंने अदालत इस्लामाबाद की खोल ली थी, जिस पे उन्होंने कहा जनाब कि मैंने इसलिए खोल ली थी अगर 5 जुलाई को जब ये भुट्टो साहब का ये हुई थी, उनका मार्शल लगाया था, उस रात खुल जाती अदालत तो मार्शल ना लगता। 12 अक्टूबर की बात की कि अगर उस रात ये खोल दिया जाता, अदालतें खुल जाती तो ना लगती, तो लिहाजा हमें जब भी मार्शल का खतरा हो तो अदालतों को उस वक्त खुला होना चाहिए। सो खैर ये उन्होंने अपने थी ये जस्टिफिकेशन दी है कि मैं इसलिए मैंने खोली थी, अगर मार्शल लगाना चाहे आर्मी, क्योंकि बड़ा ख़तरा था उस वक्त कि इमरान खान साहब के जनरल बाजवा साहब की आपको पता अच्छी खासी टग ऑफ एक फ़ाइट हो चुकी थी, तो फिर तो मैं रोक लेता रास्ता, शायद उनका ये कहना है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो उन पे वो बोझ था मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहबा वाला था, हार्ड फील कर रहे थे कि इस खतून को मैंने बेल दी और इतना बड़ा मुश्किल वक्त में दी और इनको उससे फ़ायदा हुआ, या फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को फील करते हैं कि हमने शायद जिस बंदे को रिस्टोर करवाया था इतनी कुर्बानियों के बाद, तो वो बाद में उन्होंने पॉलिटिकल हुकूमतों को ही डिस्टेबलाइज़ किया, उनको घर भेजा, या वो अब ये समझते हैं कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि मैं शायद उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ था और मैं उनको रोकने की, इमरान खान साहब को मैंने रोकना था, को डिसमिस ना करें, आर्डर आ जाता स्टे कर देता या मैं उनके डिसमिसल को रिवर्स करता, तो ऐसा नहीं है। तो आज वो कहते हैं कि जनाब साइड्स बदल गई हैं। उस वक्त मेरे पे इल्ज़ाम लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, आज लगता है इल्ज़ाम जनाब कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। सो वो कहना था ये था कि जजेस को हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए। बहरहाल दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मीनिंगफुल एक डिस्कशन थी जो वहाँ पर हुई है। तो बाकी अब 20 लाख बड़ा हो गया, लंबा हो गया, अब आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या बना। बहरहाल उस पर यही हुआ है कि अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है वहाँ पे, लेकिन जजेस के हवाले से बड़ी सीरियस गुफ्तगू हुई है कि जनाब के जैसे मैंने कहा कि एक और सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है। और थोड़ा सा इनको भी सोचना चाहिए पार्टीज़ को कि हर वक्त हर कोई एक सियासी पटिशन बना के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और 50-60 हज़ार केसेज जो है ना वो वहाँ पर पड़े हुए। इस पर फिर किस वक्त बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।